जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। और ये वीडियो नंबर 20 रहने वाली है। 19 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनके प्ले लिस्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से दे सकते हो। यदि आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा और आपको ये सभी वीडियो एक बार जरूर देख के जानी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, मतलब कि लोहा किससे प्राप्त किया जाता है। तो लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब मैं पूछूं पिच ब्लेड से क्या प्राप्त किया जाता है। तो पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है यूरेनियम। यूरेनियम पिच ब्लेड से ज्ञात किया जाता है, मतलब प्राप्त किया जाता है। और मोनोजाइट रेस से क्या प्राप्त किया जाता है। तो इससे प्राप्त किया जाता है थोरियम। थोरियम मोनोजाइट रेस से प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेड से यूरेनियम और हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। मैं आपको बता दूं, तरंग दैर्ध्य और विचलन दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तरंग दैर्ध्य और विचलन दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब कि जिसकी तरंग दैर्ध्य इतनी ज़्यादा होगी उसका विचलन सबसे कम होगा। जैसे ये प्रिज्म हो गया, हम इसे कुछ श्वेत प्रकाश को निकालते हैं तो यह कुछ इस तरह से वर्णित होता है। मतलब सबसे नीचे बैंगनी रंग आता है, सबसे नीचे बैंगनी रंग और सबसे ऊपर आता है लाल रंग। तो विचलन कोण सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन कोण होता है और लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। मतलब ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, तरंग दैर्ध्य और विचलन। जिसका विचलन सबसे ज़्यादा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम, यानी कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल रंग की। क्योंकि विचलन सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होता है, इसलिए तरंग दैर्ध्य सबसे कम बैंगनी रंग की हो जाएगी और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों का रंग निर्धारण के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फलों और सब्जियों के रंग का निर्धारण किस वर्णक के कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा एंथोसायनिन। ऑप्शन नंबर डी एंथोसायनिन होता है। इसके कारण फलों और सब्जियों का रंग जिम्मेदार होता है। फलों और सब्जियों का रंग निर्धारित होता है एंथोसायनिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको आपको याद करना है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप एनटीपीसी एग्जाम जा रहे हो देने तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। आईआरसीटीसी का पूर्ण नाम क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एक फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के पद चिन्ह पर कौन सा प्राणी है, यानी कि आरबीआई का जो चिन्ह है उस पर कौन सा जीव है। तो इस पर सिंह है, बाघ है, तेंदुआ है और हाथी है। तो उस पर है बाघ। और ताड़ का वृक्ष है। और क्या है, बाघ। मैं इसको दिखा दूं आपके लिए, आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा आरबीआई का चिन्ह ऑफिशियल। तो ये क्या है, ये एक बाघ है और ये ताड़ का वृक्ष है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। तो हमारा राइट आंसर हो गया बाघ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो सबसे पहले बात करें संयुक्त सत्र की। यह संविधान के कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 108। आर्टिकल नंबर 108 में क्या लिखा है कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। मतलब कि स्पीकर करेगा लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त सत्र की अध्यक्षता। यदि स्पीकर उपस्थित नहीं है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, फिर कौन इसकी अध्यक्षता करेगा। फिर इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। यदि स्पीकर उपस्थित नहीं है, अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, वो इसकी अध्यक्षता करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो इसकी अध्यक्षता करेगा उपसभापति। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का अध्यक्ष। अब मैं बात करूं लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो लोकसभा का उल्लेख हो जाएगा आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा। आर्टिकल 80 में क्या है, राज्यसभा। और आर्टिकल 79 में क्या है, संसद। और भारतीय राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है।
तो आर्टिकल 52 में क्या लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख, उपराष्ट्रपति है आर्टिकल 63 में, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हमारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो आर्टिकल नंबर 93, 93 से लेकर 97 लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बताता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये संविधान संशोधन भी पूछ लेता है कि कौन सा संविधान संशोधन था, इसमें तो सनी पूछी है। तो 61वां संविधान संशोधन था, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, और 1988 में ये हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, फिर लागू होता है 1989 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखना है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा एक जो मतदान करने की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो मतदान डे हम कब बनाते हैं, मतदान डे हम कब बनाते हैं, तो हम बनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हम मतदान डे बनाते हैं, या वोटिंग डे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, मैं आपको बता दूं, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जिस पर भी ग्रहण पड़ता है वो बीच में नहीं रहता। यानी कि इधर हो जाएगा, सूर्य ग्रहण की बात करें तो इधर सूर्य हो जाएगा, यानी सन हो जाएगा, इधर आ जाएगा मून, और इधर आ जाएगी अर्थ हमारी। यानी कि चंद्र ग्रहण पड़ता है तो, सॉरी, सूर्य ग्रहण पड़ता है जब, तो मून बीच में आ जाता है, मून बीच में आ जाता है, और एक एक तरफ हो जाता है सन, और एक तरफ हो जाती है हमारी अर्थ। और ये जब चंद्र ग्रहण पड़ता है, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो बीच में हमारी अर्थ आती है, और सन, सूरज आता है बगल में, और इसके बगल में आ जाता है मून, बीच में ही अर्थ आ जाती है, चंद्र ग्रहण पड़ता है जब। अब ये का पार्ट, ये क्या पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा बीच में आता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और सूर्य चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, जब हमारी अर्थ बीच में आ जाएगी, और एक तरफ सूर्य एक तरफ चंद्रमा आ जाएगा, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया था। तो ये अधिनियम है, इनके तहत क्या हुआ था। सबसे पहले बात करें 1773 के विनिमय अधिनियम की, इसके तहत क्या हुआ था। इसके तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। 1773 के विनिमय अधिनियम के तहत 1776 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनता है सबसे पहले। और इसके तहत क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर होता है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। 1773 के अधिनियम से क्या होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। इसके तहत ये होता है। और 1833 चार्टर अधिनियम के तहत क्या होता है, इसके तहत होता है कि जो अब बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब क्वेश्चन यही पूछा गया है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के में बदल दिया गया था। तो किसके तहत की हुआ था, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही हुआ था। अब मैं बात करूँ 1858 की। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत क्या हुआ था, भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, और भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। 1858 के तहत क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, और भारत पर शासन किसका आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन का शासन शासन आ जाता है सीधा। और इसके तहत एक और चेंजेज होता है। इसके तहत क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल होता है ना, भारत का गवर्नर जनरल होता है, अब वो भारत का वायसराय बन जाता है। भारत का वायसराय बन जाता है। फर्स्ट वायसराय कौन होता है, कैनिंग होता है। फर्स्ट वायसराय कौन होता है, कैनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था, तो वो हुआ था ताप्ती नदी पर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी पर उकाई बांध का निर्माण हुआ। अब मैं बात करूं गोदावरी नदी की, ये गलत लिख रहा है वैसे, गोदावरी नदी है ये। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, मैंने आपके लिए पढ़ाया था। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी नदी को। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है,
वो हो जाएगी गोदावरी नदी। और दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो वो हो जाएगी गोदावरी नदी। और इसका उद्गम की बात करें, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो इसका उद्गम हो जाएगा त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र से। त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम है। अब नर्मदा की बात करूँ, नर्मदा नदी का उद्गम, तो आप जानते होंगे नर्मदा और सोन, इनका इसका उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत, अमरकंटक पहाड़ी ये। और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं, चारों की चारों योजना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करें 11 अक्टूबर 2014 को कौन सी योजना स्टार्ट होती है? तो प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब स्टार्ट होती है? 11 अक्टूबर 2014 को। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। 28 फरवरी 2014 को कौन सी योजना स्टार्ट होती है? तो 28 फरवरी 2014 को स्टार्ट होती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब स्टार्ट होती है? 28 फरवरी 2014 को। अब मैं बात करूं 15 जुलाई 2015 को कौन सी योजना स्टार्ट होती है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब स्टार्ट होती है? 15 जुलाई 2015 को। और ये तीनों योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट होती हैं। और मैं बात करूं 20 दिसंबर 2000 को कौन सी योजना स्टार्ट होती है? तो इस तारीख को होती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। एग्जाम में पूछ ली जाती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट होती है? 20 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्टार्ट होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक और योजना है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। प्रधान वह योजना होगी सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना कब स्टार्ट होती है? आपको इसे लिख लेना है। सुकन्या समृद्धि योजना कब स्टार्ट होती है? तो ये होती है 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनको आपको याद रखना है कि 11 अक्टूबर 2014 को कौन सी योजना स्टार्ट होती है? प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब स्टार्ट होती है? 11 अक्टूबर 2014 को। 28 फरवरी 2014 में कौन सी योजना स्टार्ट होती है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। और 15 जुलाई 2015 को कौन सी योजना स्टार्ट होती है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 20 दिसंबर 2000 को कौन सी योजना स्टार्ट होती है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और 22 जनवरी 2015 को कौन सी योजना स्टार्ट होती है? सुकन्या समृद्धि योजना। ये पांचों योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएगा यहाँ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो बांग्लादेश संसद कहलाती है, मतलब कि जो हमारे भारत में हम अपनी संसद को संसद कहते हैं। तो ऐसे ही बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश की संसद को कहते हैं जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद को कहते हैं जातीय संसद। और संसद को इसको कहते हैं, जैसे हमारे देश में संसद को संसद कहते हैं, और कनाडा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये सब अपनी संसद को संसद ही कहते हैं। और डायट किसको कहते हैं? डायट किस देश की संसद को कहते हैं? जापान की संसद को। जापान की संसद को डायट कहते हैं। और कांग्रेस किसकी संसद को कहते हैं? और यूएसए अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, डायट कहते हैं जापान की संसद को। और जातीय संसद कहाँ किसकी कहते हैं? बांग्लादेश की को। और संसद किसको कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, हमारा भारत हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, ये सभी अपनी संसद को संसद कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार में उपलब्ध कार्य की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच विषमता होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कौन सी है? मतलब कि बाजार में श्रमिकों की संख्या इतनी है, मतलब उससे कम रोजगार है बाजार में, तो उनके बीच बेमेल को कौन दर्शाता है? तो वो हो जाएगी संरचनात्मक बेरोजगारी। बाजार में उपलब्ध श्रमिक और बाजार में उपलब्ध कार्य के बीच बेमेल को कौन दर्शाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी। और घटसड़ बेरोजगारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसी कौन सी बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था के लिए कई हद तक अच्छी मानी जाती है? तो वो हो जाएगी घटसड़ बेरोजगारी, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी छोटी नौकरी को छोड़कर बड़ी नौकरी की तलाश करता है, इसलिए इसको कहते हैं घटसड़ बेरोजगारी। इसलिए अर्थव्यवस्था में थोड़ी अच्छी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। यह संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? तो आप जानते होंगे आर्टिकल नंबर 368 हमने किस देश से लिया था? तो साउथ अफ्रीका देश से हमने लिया था। साउथ अफ्रीका देश से लिया था। इसके अंदर इस आर्टिकल 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं? तो संविधान संशोधन हम कर सकते हैं। तो यह किस भाग में है? तो भाग नंबर 20, भाग 20 में है आर्टिकल 368। और किस देश से लिया था? साउथ अफ्रीका देश से लिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? तो मैं बात करूं तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर की, तो इसको किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? तो चोल वंश के राजाओं ने इसको बनवाया था। राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था, इसलिए इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसको राजराज फर्स्ट ने बनवाया था, चोल वंश का शासक था। और भगवान शिव को समर्पित है, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भगवान शिव को समर्पित है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2024 में बुकर पुरस्कार के लिए सामंता हार्वे को किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया था? तो 2024 की ये बात कर रहे हैं, सामंता हार्वे को पुरस्कार मिला था। तो ये किसके लिए हुआ था? तो इनकी बुक थी ऑर्बिटर। ऑर्बिटर बुक के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था 2024 में। अब मैं बात करूँ 2025 की, 2025 में किसके लिए मिला था बुकर पुरस्कार? तो बानू मुश्ताक को, बानू मुश्ताक, आपको इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि बानू मुश्ताक को 2025 में किस बुक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। और ये भी पूछा जा सकता है कि बुक का नाम दे दे आपके लिए, और फिर पूछा जा सकता है किसको मिला था 2025 का बुकर पुरस्कार? बानू मुश्ताक को मिला था। और हर्ट लैम्प पुस्तक के लिए, हर्ट हर्ट लैम्प पुस्तक के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था 2025 का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं 2024 और 2025 दोनों आपके लिए समझा दिए हैं। तो आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नियंत्रक एवं माल्यका परीक्षक निम्नलिखित में से किसके खातों की जांच कर सकता है? मतलब किसके खातों की जांच करते हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं माल्यका परीक्षक से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक। भारत के नियंत्रक एवं माल्यका परीक्षक, जिसको हम कहते हैं के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको कहते हैं। और ये क्या कार्य करते हैं? तो ये जांच का कार्य करते हैं, जांच का कार्य करते हैं। ये पहले लेखांकन का कार्य भी करते थे। तो 1976 के बाद एक संस्था बनाई थी, CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट, ये संस्था बनाई थी 1976 में। फिर ये संस्था करती थी लेखांकन का कार्य ये संस्था करती है, और क्या करता है? सिर्फ जांच का कार्य करता है। और एक किसकी जांच कर सकते हैं? तो राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की जांच करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो का गठन कब हुआ था? मैं आपके लिए पढ़ाया था कि 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा इसरो की स्थापना होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत में ये कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26वें नंबर के हैं। और 25वें नंबर की मैं बात करूं तो राजीव कुमार, 25वें नंबर के कौन है? राजीव कुमार। ये 25वें नंबर के हो जाएंगे। और फर्स्ट नंबर के कौन से होंगे? एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम ही डिजिटल मुद्रा है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक रुपया, इसका नाम है डिजिटल डिजिटल रुपया। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, यहाँ इसको कहते हैं सतत विकास रिपोर्ट, 2024 में भारत की रैंक क्या है? अभी 2025 की रैंक भी आ चुकी है। सबसे पहले मैं बात करूँ 2024 की। 2024 में रैंक कौन सी थी भारत की? तो 109 रैंक 2024 में थी। 109 रैंक 2024 में थी। और 2025 में रैंक कौन सी है? 99 में। मतलब 99 रैंक 2025 में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 2025 में रैंक कौन सी है? 99 में। 99 रैंक 2025 में है। भारत पहली बार टॉप 100 के अंदर आया है। आप इसको ऐसे भी याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IM पुस्तक किस प्रसिद्ध उद्योगपति की आत्मकथा है? IM पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएगी गोपीचंद हिंदुजा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये थे आपके 23 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन डिटेल में समझाए हैं, सभी ऑप्शन भी समझाए हैं मैंने आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए।
मैंने आपके लिए फुल डिटेल में समझाया ये क्वेश्चन। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।